हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और अब हमारे साथ देश के खेल मंत्री किरण रिजिजू जुड़ रहे हैं इस ई शिखर सम्मेलन के मंच पर। किरण जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। 6 साल सरकार के सर और मोदी सरकार 2 की ये पहली वर्षगांठ, इस एक साल में सबसे बड़ा कमाल आपकी नजर में क्या किया? आपका आवाज क्लियर नहीं सुनाई दे रहा है, आवाज बहुत कम है। किरण रिजिजू साहब, ये मोदी सरकार का एक साल, इस एक साल का सबसे बड़ा कमाल आपकी नजर में? नहीं, एक साल में तो एक तरह से आप देखा जाएगा तो राजनीतिक तौर पर जो बड़ा फैसला या बड़ा कदम जो आप कह सकते हैं वो तो देश दुनिया ने पूरा देखा ही है। कश्मीर से लेकर के ट्रिपल तलाक से लेकर के बड़ा जो बदलाव लाया है देश में, लोग उसको डाइवर्ट करने का कोशिश करेंगे, लेकिन जो बड़ा अचीवमेंट है वो तो ऐतिहासिक रहा है और वो आगे भी देश के लिए बहुत बड़ा इसका जो कदम की वजह से जो मजबूती मिलेगा वो तो है ही। मेरा अपना मंत्रालय में भी बहुत ऐसा कदम हमने उठाया है जिससे खेल के दुनिया में भारत का स्तर आगे चल करके बहुत ऊंचा रहेगा। ये तो विस्तार में मैं बता भी सकता हूं और हम भी इस हिसाब से संतुष्ट भी है कि हमने पिछले एक साल में भारत का खेल के जगत में एक अपना पहचान बनाया है। जी सर, बात यहां पर पोस्ट कोविड एरा की हो रही है। ऐसे में कोविड के इस दौर के बाद जो भारत की खेल की दुनिया है उसमें क्या न्यू नॉर्मल रहने वाला है, इस पर मैं आपसे जवाब लूंगी। लेकिन पहले मुझे लगता है कि विदेश नीति के तौर पर आप देश की जो चीन के साथ नीति है उसे किस तरीके से देख रहे हैं, ये आप देश को बताइए। इस समय जिस तरीके का तनाव चीन के साथ बना हुआ है, और क्या आज पाकिस्तान से भी बड़ी चुनौती भारत के सामने चीन उभर रहा है क्या? देखिए, जो चीन के साथ जो समस्याएं हैं ये तो अभी का नहीं है। अगर हमारे पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी उस समय सीमा वगैरह जो भी बात है उस समय सुलझाया होता तो चीन के साथ में हमारा समस्या नहीं होते। तो ये एक हकीकत है कि भारत और चीन के सीमा जो है वो बिल्कुल जमीन पे कहीं उसको मार्क नहीं किया गया है, लकीरें नहीं खींचा गया है। तो एक अंडरस्टैंडिंग से लाइन ऑफ कंट्रोल के हिसाब से चला रहे हैं। तो समय समय पर ये समस्याएं आते रहते हैं। वो हमारे ऊपर में इल्ज़ाम लगाते हैं कि हम उनके सीमा के अंदर घुस गए हैं। हमारा तरफ भी ये मानना है कि वो हमारे यहाँ घुस के आए हैं। तो क्योंकि लद्दाख से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक सीमा जो है तय नहीं हुआ है, इसीलिए बहुत कम जगह में सीमा जो है एक सिंबॉलिकली ये दोनों साइड के जो आर्मी है वो फ्लैग मीटिंग करते हैं और कुछ एक्सचेंजेस करते हैं। अदरवाइज पूरी तौर पर सीमा जो है उसमें निशाना नहीं लगाया गया है। इसके वजह से समस्याएं तो आते रहते हैं, लेकिन जो बड़ा नीति है उसके बारे में मैं अभी नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है और मैं तो अरुणाचल प्रदेश से भी आता हूं। इशू बहुत गहरा है, तो क्योंकि ये विदेश मंत्रालय की ओर से चीजें को अगर बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरा मत या मेरा विचार को अगर रखेंगे आप करीब तो और बड़ा विवाद खड़ा कर समझते सकता हैं। है। इसलिए आप मैं खुद अरुणाचल से आते हैं सर, आपने यहाँ पर बड़ी साफगोई से कहा कि देखिए चीन के साथ जो विवाद है उसके लिए नेहरू जिम्मेदार। आपने अभी एबीपी न्यूज पर यह कहा। मैं आपसे ये जानना चाहती हूं कि हम यहां पर 6 साल सरकार के ये जो अक्सर विवाद की स्थिति बनी रहती है, इसकी जड़ में आप कह रहे हैं जिम्मेदार नेहरू है, लेकिन इसका सलूशन आने वाले समय में किस तरीके से निकाला जाएगा, सलूशन क्या होगा, इसका कोई प्लान है हमारे पास? नहीं, यही तो मैंने कहा कि सीमा को लेकर के मैं बाकी चीज को नहीं बता रहा हूं। सीमा विवाद जो है वो अभी का नहीं है, वो नेहरू जी के समय से चलते आ रहा
ये एक विवाद है। तो इस विवाद को कैसे सुलझाना है, उसके लिए भारत और चीन के बीच में बातचीत भी चलते रहता है, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव बना हुआ है। लेकिन नीति के तौर पर मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं भारत सरकार का एक मंत्री होने के नाते मेरा एक जिम्मेदारी बनता है। तो अलग से ये संवेदनशील मामले में अलग से हमारा व्यक्त देना, हमारा को ओपिनियन देना या सुझाव देना, ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि चैनल बनाया हुआ है। चैनल के माध्यम से ही ये सारा चीज को अगर बात किया जाए और सामने में लाया जाए तो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। ठीक है, मैं सोल्यूशन या नीति पर अब आपसे बात नहीं करूंगी, लेकिन मुझे लगता है आपको ये बताना चाहिए देश को, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो तो सर खुलेआम ट्वीट कर देते हैं और कहते हैं कि साहब चाइना को लेकर मोदी का मूड जो है वो खराब है, मोदी का मूड खराब है, ये ट्रंप साहब कहते हैं। तो क्या वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन को लेकर मूड खराब है क्या पीएम का? ये सब मैंने ऐसे कहा ना कि मैं कुछ भी कहूंगा तो वो विवादित हो जाएंगे ना, तो इसमें ये संवेदनशील है देश के लिए, और कोई भी संवेदनशील मामले को हम अपने ओर से कुछ नहीं कहना चाहिए हमको, क्योंकि इससे माहौल खराब होगा। और माहौल को ठीक करने के लिए व्यवस्था बनाया हुआ है, वो जो चैनल है, डिप्लोमेटिक चैनल जो बना के रखा है, उससे करें। नहीं सर, मैं तो सिर्फ मूड के बारे में जानना चाह रही थी, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब प्रधानमंत्री के देश के मूड के बारे में ट्विटर पर बताते हैं तो आप लोगों की तो बात होती होगी, मंत्रिमंडल में आप शामिल हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आप लोग कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं, टीम मोदी का हिस्सा हैं आप, तो क्या आपने भी महसूस किया कि चीन को लेकर पीएम मोदी का मूड खराब है? नहीं, कोई राष्ट्रपति, दूसरे देश का राष्ट्रपति ने कुछ वक्तव्य दिया है तो उस पर मैं प्रतिक्रिया नहीं कर सकता हूं ना। मैंने जैसे कहा कि हमारे देश का प्रधानमंत्री सक्षम है और हर चीज को अपने तरीके से देश हित में वो फैसला लेते हैं, कदम उठाते हैं। उस पे संवेदनशील मामले में इस वक्त ऐसे चीजों में कोई मंत्री बयान दे दे और मेरा खास करके बयान आएंगे तो वो विवादित रहेगा, इसलिए मैं नहीं कहना चाहता हूं। हमारा अपना ओपिनियन है, मैं इस चीज को बहुत गंभीरता से और बारीकी से जानता हूं। ये सवाल शायद बहुत कम होगा जो इस मामले को इतना स्टडी किया है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और मैं दरअसल सवाल आपसे इसीलिए पूछ रही थी क्योंकि आप मंत्री हैं, आप एक जिम्मेदार संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, और डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से ट्विटर पर आकर, सोशल मीडिया पर आकर पूरी दुनिया के सामने ऐलान कर देते हैं कि साहब प्रधानमंत्री भारत के जो हैं उनका चीन को लेकर मूड खराब है, और हमारे यहां हिंदुस्तान में सोर्सेज आते हैं उसको डिनाई करने के लिए। मैं तो इसलिए चाह रही थी कि एक जिम्मेदार व्यक्ति मंत्रिमंडल में संवैधानिक पद पर बैठा हुआ मंत्री ये देश को आश्वासन दे कि साहब हमारी नीति इतनी मजबूत है कि देश में हमारे प्रधानमंत्री पूरी तरीके से सशक्त हैं, किसी प्रधानमंत्री का हमारे कोई मूड खराब नहीं है। ये तमाम क्या हवाई बातें हैं जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं सर? ये देश जानना चाहता है, आश्वासन चाहता है। देखिए, किसी देश का राष्ट्रपति या किसी देश का नेता के बयान को लेकर के हम इशू क्यों बनाएंगे? हम अपने देश में अपने जो मामले हैं उसको निपटने में हम लोग व्यस्त हैं, हम दूसरे के बयान पर हम क्यों कहेंगे? ठीक है सर। सर मुझे लगता है अब आगे बढ़ना चाहिए हमें। मैं समझ रही हूँ मामला इतना संवेदनशील है कि आप उस पर कुछ टिप्पणी नहीं करना चाह रहे हैं। अमेरिका और चीन का बीच का मामला अलग है ना, भारत का अलग है। जी जी जी, ठीक है सर, मैं आगे बढ़ जाती हूँ। मुझे लगता है कि ये टिप्पणी करने का चीज नहीं ना, क्योंकि ये संवेदनशील मामला है ना। जी जी सर, मैं समझ रही हूँ, बेहद संवेदनशील मामला है, इस वजह से आप इस पर टिप्पणी करना नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, मैं आगे बढ़ती हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ सर कि ये पहली वर्षगांठ जो मोदी सरकार की 2 की पड़ रही है वो कोरोना के साए में हम लोग सब मना रहे हैं। ऐसे में अभी पिछले 24 घंटे में जो कोरोना के केसेस आए हैं वो अब तक किसी भी एक दिन में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं सर। 7,466 मामले हैं जो पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं, और लॉकडाउन 4 खत्म होने वाला है। तो आने वाले समय में अगर अगले लॉकडाउन में हम दाखिल होते हैं तो वो लॉकडाउन 5 ही होना चाहिए, 4 की तर्ज वाला, या फिर इन हालात में
लॉकडाउन 1 जैसी सख्ती आपको लगता है जरूरी है? ये देखिए, इस तरह का जो समस्या है पूरा देश भर में है। केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, फिर राज्य सरकार के नीचे में और भी स्थानीय प्रशासन काम करते हैं, कई म्यूनिसिपल होते हैं, कोई पंचायत राज होते हैं। सबको इसमें एकजुट होकर के काम करना होता है। इसलिए प्रधानमंत्री जी कंसल्टेशन क्यों करते हैं? प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री से बात करते हैं, वहां के राज्य के अलग अलग जो सीनियर लीडर से भी बात करते हैं, अधिकारियों से बात करते हैं, पंचायत के लोगों से प्रधानमंत्री जी बात करते हैं, समाज के अलग अलग जो लोग हैं, वर्ग के लोगों से प्रधानमंत्री जी बात करते हैं। तो सबसे एक तरह से एक लेखा जोखा पूरा देश का वो प्रधानमंत्री जी के पास में पहुंचता है। तो इसके वजह से जो भी फैसला लेता है सबसे सामूहिक रूप से जानकारी प्राप्त करके ही लेते हैं। तो इसमें मेरा अलग से इसमें व्यू रखना कोई ये नहीं है। हम लोग अपने अपने मंत्रालय को लॉकडाउन के समय में भी हम लोग चलाते रहा। हम लोग पूरा बिल्कुल जो तौर तरीके हैं, जो बेसिक गाइडलाइंस को मेंटेन करते हुए हमने मेरे मंत्रालय में 75 लाख जो हमारा जो वॉलंटियर्स है, नेहरू युवा केंद्र के हैं, हमारे एनएसएस के हैं, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के लोग हैं, और हमारे तमाम जितने वॉलंटियर हैं 75 लाख से भी ज्यादा लोग गांव-गांव, गली-गली में ये लोग भी काम कर रहे हैं। इस तरह से हम लोग अपने अपने मंत्रालय के माध्यम से हम लोग लगे हुए हैं। उसी प्रकार से राज्य सरकारों में भी अपने तरीके से सब काम कर रहे हैं। इसलिए संख्या, अगर हमारा देश में संक्रमित लोगों का संख्या ज्यादा हो रहा है तो इसलिए कि हमारा जो जनसंख्या है, जनसंख्या भी बहुत ज्यादा है, लेकिन आप दूसरे देश का उसको आप कंपैरेटिव स्टेटमेंट जब देखेंगे तो फिर हमारा जो है उनका कम है। लेकिन ये समस्या सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं है, तो पूरा दुनिया में इसमें समस्या आ रहे हैं। चुनौती जो है वो पूरी दुनिया के सामने है। ऐसे में मुझे लगता है भारत के अंदर जो आने वाले समय में बड़े टूर्नामेंट्स जिस तरीके से आईपीएल या फिर खेल की दुनिया में जिस तरीके से T20 वर्ल्ड कप, क्या लगता है आपको इस साल 2020 में क्या इन बड़े टूर्नामेंट्स का कोई भविष्य आपको नजर आ रहा है? देखिए, जो गाइडलाइन है अभी तक हमने क्लियर कट इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशंस और जितना खेल संघ और राज्य सरकारों को हमने भेज दिया है और मेरे से बातचीत भी हो रहे हैं। इस साल तो कम से कम हमारे देश में स्पेक्टेटर्स के साथ कोई बड़ा खेल या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोई खेल होना संभव नहीं है। लेकिन जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस हैं, जो स्टेडियम्स है, उसके अंदर में खेल का आयोजन कर सकते हैं, लेकिन उसमें कोई स्पेक्टेटर्स ना जाए, क्योंकि भीड़ भाड़ होगा तो फिर ये हमारा स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं रहेगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, लेकिन अब यहां से दूसरा सवाल ये निकलेगा कि फिर बिजनेस मॉडल जो है वो किस तरीके से खेलों का बदलना चाहिए, क्योंकि अगर स्पेक्टेटर्स नहीं होंगे, स्टेडियम खाली होंगे, तो फिर आपको क्या लगता है कैसा बदलाव होना चाहिए? खेलों की इकोनॉमी जो है उसको भी कहीं ना कहीं गति मिलती रहे। बिल्कुल, हमने तो लॉकडाउन के समय में भी खिलाड़ियों के साथ में संपर्क बनाए रखा और साथ साथ में खिलाड़ियों को भी हमने बताते रहा कि अपने कोच ट्रेनर्स के साथ में वो लिंक रखें और फिटनेस मेंटेन करें। तो इसलिए अभी हमने जो टॉप एथलीट्स हैं उनको तो ट्रेनिंग शुरू भी करवा दिया और आगे जा करके हम जूनियर्स को भी फिर से कैंप में लाएंगे। तो इसी तरह से हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी खेल फिर शुरू हो जाए। जी, किरण रिजिजू सर, आपके पास खेल मंत्रालय, युवाओं की बड़ी जिम्मेदारी है सर। ऐसे में देखिए, इस कोरोना काल, संकट काल में एक बात जो बार बार कही गई वो ये कि भारत में आबादी ज्यादा, कोरोना के केस ज्यादा, लेकिन फिर भी मोर्टालिटी रेट जो है वो ज्यादा इसलिए नहीं है क्योंकि देश की युवा शक्ति, युवाओं ने हमें बचा लिया। एक दूसरी बात सामने निकल कर आई कि साहब ये जो युवा शक्ति है, यही डेमोग्राफिक डिविडेंड भारत को फायदा दिलाने वाला है, जो आर्थिक तौर पर भी भारत की रक्षा करेगा, भारत को गति देगा। लेकिन उसके लिए सिर्फ 20 साल ही हैं सर हमारे पास। उस डेमोग्राफिक डिविडेंड को भुनाने के लिए भी समय सीमित है, 20 साल का समय है। तो इन युवाओं के लिए आपके पास क्या प्लान है?
तो युवाओं को एंगेज करने के लिए, युवा शक्ति को उभर के निखर के आगे लाने के लिए और हम जो भी कदम उठा रहे हैं वो तो आप देख ही रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी ने देश के युवाओं के सामने में बहुत सारा स्कीम्स, प्रोग्राम्स, एक्टिविटीज रखा है। हमारे मंत्रालय में जो हम खेलो इंडिया का जो आयोजन कर रहे हैं उससे कितना देश में फर्क पड़ा है। पिछले एक साल में भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर में अपना जो पायदान है कितना ऊंचा उठाया है हर खेल के क्षेत्र में। इसी तरह से जो स्किलिंग होते हैं युवाओं को, या हमारे युवाओं को अलग अलग तरीके का हम प्रशिक्षण देते हैं, या हम फिट इंडिया लॉन्च करते हैं ताकि युवा जो है स्वस्थ अपने हिसाब से फिट रहे। तो हर तरीके से काम करते हैं ताकि युवाओं का जो आउटपुट है, नेशनल ग्रोथ, भारत का जो सपना है कि हम एक अच्छा देश, समृद्ध महाशक्ति देश बने, उसमें युवाओं को योगदान करने के लिए युवाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है। और हर मंत्रालय का कार्यक्रम आप देखेंगे तो युवाओं के लिए ही ज्यादातर जो हमारा वो केंद्रित है। बहुत बहुत धन्यवाद किरण रिजिजू जी हमसे बात करने के लिए। तो ई शिखर सम्मेलन में लगातार खास मेहमानों के आने का सिलसिला हमारे साथ बना रहेगा। किरण रिजिजू को आप सुन रहे थे, जिनकी तरफ से साफ किया गया कि किस तरीके से समृद्ध भारत के लिए युवाओं की जो अहमियत है, भूमिका है, योगदान है, उसको नजर में रख के ही, उसको प्राथमिकता देकर ही सरकार आगे के लिए योजना बना रही है। साथ ही साथ चीन के साथ जो विवाद चल रहा है उसके लिए नेहरू जिम्मेदार, ये बड़ी बात जो कही गई किरण रिजिजू की तरफ से।